ये लड़का इतना बड़ा भी हो गया है तो भी अपना ख्याल नहीं रख सकता है। अब तेरे पीछे पीछे दूध लेकर घूमूं मैं। ले जल्दी दूध पी ले। मुझे बहुत अच्छा लगता है भैया जब आप मेरी इस तरह केयर करते हैं। मैं जानबूझकर किचन से दूध नहीं लेकर आता हूँ। मैं जानता हूँ कि आप मेरे पीछे पीछे दूध लेकर आएंगे। मुझे अपना बचपना जीने का बहुत शौक है। ऐसा लगता है कि मैं आपके सामने छोटा सा ही बना रहूं। अरे हाँ हाँ, तू तो मेरे सामने छोटा ही रहेगा। तू तो मेरे लिए बच्चा ही है, लेकिन अपनी उम्र भी तो देख। शादी लायक उम्र हो गई है, 27-28 साल का हो गया है। कब से बोल रहा हूँ शादी कर ले शादी कर ले। कितनी अच्छी लड़की की खबर आई है, लेकिन तू है कि मानता ही नहीं। भैया मैंने आपको कितनी बार बोल दिया है कि मैं शादी नहीं करता। आप शादी कर लीजिए भैया प्लीज। मुझे अपनी भाभी माँ के साथ रहना है। मैं अपनी भाभी माँ के साथ हंसी मजाक ठिठोली करना चाहता हूँ। मैं अपनी भाभी माँ के साथ रहना चाहता हूँ। आई एम सॉरी भैया, मैं जानता हूँ कि आपको ये बात सुनकर अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि जो कुछ हुआ वो ठीक नहीं हुआ है। अब जो हो गया तो हो गया। क्या आप उसके कारण शादी ही नहीं करेंगे? देखिए भैया, जाने वाला चला गया है, लेकिन हर इंसान को अपना जीवन जीने का पूरा अधिकार है। देखिए आप मेरी बात मानिए, आप शादी कर लीजिए। नहीं गौरव, मैं शादी नहीं कर सकता। मैंने अपने आप से ये वादा किया है कि मैं आजीवन शादी नहीं करूंगा, क्योंकि सुनीता के जाने के बाद मेरा इस जीवन में शादी के लिए महत्व ही खत्म हो गया है। मैं शादी कर ही नहीं पाऊंगा, और कर भी लूंगा तो उस लड़की को वो अधिकार नहीं दे पाऊंगा जो एक पत्नी को दिया जाता है। और मैं किसी भी लड़की की जिंदगी इस तरह खराब नहीं कर सकता, क्योंकि मैं जब उस लड़की को खुशी नहीं रख पाऊंगा तो उससे शादी करने से मतलब ही क्या है। ये है मनोज। मनोज के छोटे भाई का नाम गौरव है। दोनों भाई इस घर में अकेले रहते हैं, क्योंकि गौरव और मनोज के पिताजी का एक कार एक्सीडेंट से देहांत हो गया था जब दोनों बहुत छोटे थे। गौरव और मनोज को उनकी बुआ ने पाला। मनोज 10 साल का हुआ और गौरव 5 साल का ही था। उसी दौरान गौरव की बुआ जी का भी देहांत हो गया अटैक के कारण। उम्र तो छोटी थी, लेकिन परिस्थितियों ने मनोज को इतना बड़ा बना दिया था कि उसे धीरे धीरे करके सारी जिम्मेदारी आ गई। मोहल्ले पड़ोस वालों की मदद से मनोज ने गौरव को पाला पोसा। गौरव के पिताजी की एक किराना दुकान थी। उनके जाने के बाद मनोज ही उस दुकान को चलाता था। मनोज ने अपनी दुकान में बहुत कड़ी मेहनत की। उसकी दुकान से इतना ज्यादा व्यापार चलने लगा कि धीरे धीरे करके पैसे की भी कोई कमी नहीं रही। घर में सारी फैसिलिटीज हो गई। मनोज ने गौरव की पढ़ाई लिखाई में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं की। एक पिता के बराबर अपने छोटे भाई की परवरिश की। उसके हर शौक शान पूरे किए। अपने भाई की परवरिश और अपने जिम्मेदारियों के चलते मनोज ने पढ़ाई लिखाई नहीं की, लेकिन मोहल्ले की ही एक लड़की से मनोज को बहुत प्रेम हो गया था, और वो लड़की भी मनोज को बहुत प्यार करती थी। कुछ ही सालों के बाद दोनों शादी करने वाले थे, लेकिन किस्मत का खेल बचपन में माँ बाप को छीन लिया। थोड़ा बड़ा हुआ तो बुआ को छीन लिया। शादी के 1 महीने पहले ही मनोज से कविता को छीन लिया भगवान ने। मैं इतनी बार अपनों को खो चुका हूँ जो मुझे जान से भी ज्यादा प्यारे रहते हैं। मैं नहीं चाहता हूँ कि अब ऐसा कुछ हो, इसलिए मैं शादी नहीं करूंगा। भगवान से मेरी खुशियां देखी नहीं जाती हैं। मैं अपने स्वार्थ के लिए किसी दूसरे के साथ गलत नहीं होने दूंगा। मेरे भाई देख, मुझे पता है तू कुसुम से बहुत प्यार करता है। वो बहुत अच्छी बच्ची है, मैं जानता हूँ उसे। तू क्या सोच रहा है? क्या मुझे कुसुम के बारे में कुछ नहीं पता? मुझे सब कुछ पता है। वो तेरी कॉलेज की फ्रेंड है, मैं सब जानता हूँ। तो उसे धीरे धीरे चुपके चुपके बात करता है। सब कुछ सुन लिया मैंने। नहीं नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है। आप तो बस मुझे छेड़ने की कोई कमी नहीं छोड़ते हैं। अरे पागल, मैं तेरा बड़ा भाई हूँ। मैं सब कुछ जानता हूँ कि मेरा भाई कहाँ झूठ बोल रहा है, कहाँ सच बोल रहा है, कहाँ सही है और कहाँ गलत है। मैं तेरी रग रग से वाकिफ हूँ। हाँ तो बता, कब लेकर चल रहा है मुझे कुसुम के घर? मैं कुसुम के घर वालों से तेरे रिश्ते की बात करूंगा। बता मुझे। देखो तो जरा, खुशी के मारे चेहरा लाल हुआ पड़ा है। अब बता भी दे, कब शादी कर रहे हो तुम दोनों? कब तुम लोगों को रिश्ते की बात चलाना है? बता मुझे। भैया मैं आपसे बताने ही वाला था, लेकिन पहले मैं सोच रहा था कि आपकी शादी हो जाती तो अच्छा होता, क्योंकि आपकी शादी के बिना मैं शादी करूंगा तो वो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। अरे पागल, मेरे कारण तू क्यों अपना समय खराब कर रहा है? देख बेटा, ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। तू तो झटपट शादी कर ले। तू बोल तो मैं 2-4 दिनों के अंदर ही कुसुम के घर वालों से तुम दोनों के रिश्तों की बात करता हूँ। ठीक है भैया, मैं कुसुम से बोलता हूँ कि आप उनके घर वालों से मिलना चाहते हैं। यदि वो लोग रिश्ते के लिए तैयार होते हैं तो फिर हम लोग 1-2 दिन में ही चलेंगे। चलो, तेरी शादी कम से कम कुसुम से हो जाएगी तो तेरी देखभाल करने के लिए वो तो आ जाएगी। कम से कम मुझे तेरी जिम्मेदारी तो नहीं उठानी पड़ेगी अब। भैया मैं छोटा बच्चा आपके लिए हूँ, ना कि कुसुम के लिए। मैं कुसुम के लिए तो पढ़ा लिखा समझदार लड़का हूँ। आप मुझे बच्चा समझते हैं और मैं आपको परेशान करता हूँ, इसलिए मुझे आपको परेशान करने में ही मजा आता है। मुझे ऐसा लगता है भैया कि माँ बाप को तो मैंने देखा नहीं, आप ही हैं जो मुझे माँ बाप दोनों का प्यार दिए हैं, मेरी हर जरूरतों को पूरा किए हैं। मुझे कभी अपने माँ पापा दोनों की कमी महसूस नहीं होने दी। भगवान हर भाई को आपके जैसा भाई दे।
हाँ चल चल, अब ज्यादा मस्का मत लगा। जा जल्दी से जा, ऑफिस से फ्री होकर कुसुम से बात करना और मुझे जरूर बताना कि किस दिन जाना है कुसुम के घर। जी भैया। गौरव, भैया से पहले हम लोग शादी कर लेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना। तुम भैया को मनाओ और बोलो कि वो शादी करे पहले, तभी हम शादी करेंगे। तुम्हें क्या लगता है, क्या मुझे उन्हें इस उम्र तक अकेले देखना अच्छा लगता है? मैं भी चाहता हूँ कि भैया शादी कर ले, लेकिन क्या करूँ, उनकी फियांसे के खत्म होने के बाद उनकी बिल्कुल इच्छा ही खत्म हो गई है। वो शादी करने के बिल्कुल मूड में नहीं है। और आज तो उन्होंने बोला है कि तुम्हारे घर वालों से मिलेंगे। देखो कविता, के जाने के बाद वो एकदम ही टूट गए हैं, इसलिए वो शादी नहीं करना चाहती हैं। देखो अब मैं भैया को ज्यादा दिन तक नहीं रोक सकता। तुम अपने परिवार वालों से बात करो शादी के लिए। कुसुम, तुम घर वालों से बात करो, हम 1-2 दिनों में ही तुम्हारे घर आएंगे भैया के साथ। ठीक है गौरव, मैं 1-2 दिनों में ही बात करके बताती हूँ तुम्हें। कुसुम अपने परिवार वालों से बात करती है और वो लोग मान जाते हैं। 2-4 दिनों के बाद ही गौरव और गौरव का भाई मनोज कुसुम के घर रिश्ता लेकर जाते हैं। वो लोग भी रिश्ते के लिए हाँ कर देते हैं। गौरव और कुसुम की शादी तय कर दी जाती है। 2 महीने बाद ही गौरव और कुसुम की शादी की डेट भी फिक्स हो जाती है। यहाँ मनोज अकेले ही सारी शादी की शॉपिंग करता है। मनोज बड़े भाई होने के साथ साथ गौरव के माता पिता के समान भी था। सारी तैयारियां बहुत जिम्मेदारी से करता है। बहुत अच्छे से अपने भाई गौरव की शादी करता है। बहुत धूमधाम से शादी करता है। किसी चीज की कोई कमी नहीं छोड़ता। गहने जेवर कपड़े किसी प्रकार से कोई कमी नहीं छोड़ता है मनोज। शादी हो जाती है। शादी के बाद कुसुम घर आ जाती है। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इतने बड़े घर की इकलौती मालकिन रहूंगी मैं। घर में कोई औरत तो है नहीं। जेठ जी अब शादी करने से रहे, अब सारा कुछ मेरा होगा मेरा। क्या हुआ कुसुम बेटा, कोई बात है क्या? इस तरह क्यों खड़ी हो? घर वालों की याद आ रही है क्या तुम्हें? नहीं जेठ जी, मैं उदास कहाँ हूँ। मैं तो बस ऐसे ही खड़ी खड़ी कुछ सोच रही थी। गौरव ऑफिस चला गया क्या? हाँ बड़े भैया, ये तो ऑफिस चले गए हैं। आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय नाश्ता बनाकर लाती हूँ। ठीक है बेटा, ठंड लग रही है अंदर, मैं सामने धूप ताप लेता हूँ। एक काम करो, तुम भी स्वेटर वोटर पहन लो, ठंडा हो रहा है बहुत। जी, ऐसे घर में भला किसी याद आ सकती है अपने मायके की? इतना आलीशान महल, इतनी आलीशान महल की मालकिन बन गई हूँ मैं। कुसुम, जो कल मैंने तुम्हें पैसे दिए हैं वो दो, बड़े भैया को दे देता हूँ। क्या है बड़े भैया को? कुसुम, जो कल पैसे मैंने तुम्हें दिए हैं सैलरी के, वो पैसे मुझे दे दो। क्या है, बड़े भैया को केटर्स को देना है और डेकोरेशन वाले के भी पैसे रह गए हैं। अरे तो भगवान की कृपा से इतना पैसा है हमारे पास, सैलरी के पैसे से दोगे आप? बड़े भैया ने क्या आपके पैसे से आपकी शादी की है? अरे नहीं नहीं, बड़े भैया क्यों हमारे पैसे से शादी करेंगे? सारा पैसा तो उन्हीं ने लगाया है। मुझे खुद अपने आप में लग रहा था कि मैं उन्हें अपने पास का थोड़ा बहुत पैसा दे देता हूँ। अब बेचारे बोलते नहीं है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम अपना फर्ज ना निभाएं। हमारा भी तो कुछ फर्ज बनता है। उन्होंने तो अपना फर्ज बहुत अच्छे से निभा दिया है। अब तुम इस बात को भी तो समझो। अरे लेकिन बड़े भैया ने तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं है। जब मांगेंगे तब मैं खुद निकाल कर दे दूंगी, आप टेंशन ना लीजिए। एक काम करिए, आप मुंह हाथ धुलिए, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। अरे कुसुम, बड़े भैया कभी नहीं मांगेंगे। उन्होंने आज तक कभी मुझसे सैलरी का 1 रुपए भी नहीं मांगा है। मैं जानता हूँ वो बहुत स्वाभिमानी किस्म के इंसान है। मैं उन्हें अपने हाथ से उठाकर पैसा दूंगा तो भी वो नहीं लेंगे, लेकिन एक बार मेरा फर्ज बनता है। मेरे भैया ने मेरे लिए इतना कुछ किया है तो क्या मेरा थोड़ा बहुत फर्ज नहीं बनता है? अरे आप ज्यादा टेंशन ना लीजिए, भैया बोलेंगे तो मैं खुद ही दे दूंगी। आपको बोले ना, आप जाइए मुंह हाथ धुलिए। ये इसे अचानक से क्या हो गया? कैसी बातें कर रही है? मतलब पैसे देख के कहीं ऐसा तो नहीं कि इसकी नीयत में खोट आ गया है, या ये देना ही नहीं चाहती है भैया को? इसके मन में क्या चल रहा है मुझे तो समझ में नहीं आता। पैसे देने से इनकार क्यों कर रही है ये? एक काम करता हूँ, मैं खुद ही निकाल कर बड़े भैया को पैसे दे देता हूँ। भैया तो कभी मुझसे नहीं कहेंगे। बेचारों के ऊपर कितनी जिम्मेदारियां हैं। सारे घर की जिम्मेदारियां अलग उठाते हैं, मेरी जिम्मेदारी भी उठाते हैं। शादी का पूरा खर्च भैया ने उठाया है, तो क्या थोड़ा बहुत पैसा देने का फर्ज मेरा नहीं बनता है? बिल्कुल बनता है। एक काम करता हूँ, पहले अलमारी से पैसे निकालकर बड़े भैया को दे देता हूँ। भैया ये लीजिए, मेरी सैलरी के पैसे हैं ये, आप इन्हें डेकोरेशन वाले को और खाना बनाने वाले को दे दीजिए। इससे आपका थोड़ा बोझ भी हल्का हो जाएगा। अच्छा, तो मेरा छोटा सा गौरव अब इतना बड़ा हो गया है कि अपने भाई को पैसे दे रहा है। बेटा ये पैसे तू अपने पास रख, तेरी शादी हो चुकी है, तुझे भी बहुत खर्चे लगेंगे बेटा, इसलिए पैसों को अपने पास संभाल कर रख। भैया मुझे जब लगेंगे सो लगेंगे, और जब मुझे लगेंगे तो आप बैठे हैं ना, आप किस लिए हैं? अभी तो आप पैसे रखिए। इतनी बड़ी शादी की है आपने, इतने धूमधाम से मेरी शादी की है, कितना पैसा लगा होगा मुझे पता है। थोड़ा बहुत आपने कर्जा भी किया होगा भैया, इसलिए थोड़े बहुत पैसे दे रहा हूँ, प्लीज रख लीजिए। मुझे बहुत अच्छा लगेगा यदि आप पैसे रख लेंगे तो। मनोज, जब मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं मांग लूंगा बेटा, तो ये पैसे अपने पास ही रख। नहीं भैया, आपको मेरी कसम, यदि आपने पैसे नहीं रखे तो मैं ना खाना खाऊंगा और ना पानी पीऊंगा। हे भगवान, अपनी बात मनवाने का तेरा ये तरीका गया नहीं है। ला दे दे मुझे। थैंक यू भैया। चलो कुसुम, अब हम खाना खाएंगे।
क्या हुआ, इतनी गुस्से में दिख रही हो तुम, क्या बात है? अरे तुम काम ऐसा करोगे तो गुस्सा ना करूं तो और क्या करूं? जब तुमसे मैंने मना किया कि जब तक बड़े भैया पैसे नहीं मांगेंगे तब तक तुम पैसे मत देना। तुम्हें बहुत दिक्कत हो रही थी उन पैसों से, जो पैसे मेरे पास रखे हुए थे। मैं खा थोड़ी ना चाहती कोई तुम्हारे पैसे। तुमको लगता है अपनी पत्नी पर भरोसा नहीं था, तुम सोचते रहे होगे क्या पता मैं कहीं पैसा देखकर बेईमानी ना कर बैठूं, कहीं पैसे को। अरे ऐसा क्या सोच रही हो? ये सोच तुम्हारे दिमाग में आई कहाँ से? वो मेरे भाई हैं, मैं उन्हें अपनी जान भी दे दूंगा ना तो भी कम है। उन्होंने जो मेरे लिए किया है उसके लिए पैसे तो बहुत थोड़ी चीज है। चलो मैं फ्रेश होकर आता हूँ। हाँ मम्मी, ये भी ऑफिस चले गए हैं, बड़े भैया दुकान चले गए हैं। काम वाली बाई ने आकर झाड़ू बर्तन पोछा कर दिया है, खाना मैंने बना लिया है। फ्री हो गई थी तो सोचा आपसे थोड़ी बात कर लूं। बेटा, जो बात मैंने तुझे समझाई है वो बात तेरे दिमाग में तो है ना? आपने मुझे जो कुछ समझाया था मम्मी वो सब कुछ मेरे दिमाग में है, लेकिन आपकी जो जवाई है उनके दिमाग में कुछ भरता ही नहीं। उनको तो अपने भाई के अलावा कुछ दिखता ही नहीं। अपने बड़े भाई को भगवान के समान मानते हैं वो। जैसा आपने समझाया था मैंने कल वैसा ही किया। सैलरी के पैसे अपने पास ही रख लिए, लेकिन जब शाम को ऑफिस से आए तो बोलते हैं कि पैसे दो सैलरी के, बड़े भैया को देना है। डेकोरेशन वाले का और खाना बनाने वाले का पैसा रह गया है। जब मैंने नहीं दिया तो ले जाकर अपने हाथों से निकालकर अपने भैया को दे दिए, जबकि उन्होंने पैसा मांगा ही नहीं था। अब बताओ मम्मी, जब इतना बड़ा व्यापार कर रहे हैं तो क्या उनके पास पैसे नहीं होंगे? अरे बेटा देख, तुझे बहुत अच्छी बात बताती हूँ मैं, तू पैसों को अपने हाथ में रख। यदि तूने ऐसा ही किया ना तो तू उस घर की नौकरानी बनकर रह जाएगी। मालकिन बनने के तेरे सपने सपने ही रह जाएंगे। हाँ हाँ मम्मी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, लेकिन जो इनके दिल में अपने भाई की जगह है वो कैसे खत्म करूं बताओ मुझे। बिल्कुल अपने भाई के तो भक्त बने हुए हैं ये। अपने भाई से इतना प्रेम करते हैं जैसे श्री रामचंद्र जी से भरत प्रेम करते थे। बिल्कुल उन्हीं की तरह त्याग और समर्पण की भावना है इनके अंदर। किसी दिन इनका भाई ने घर से निकाल देगा ना तो अपना झोला जंगल उठाकर निकल पड़ेंगे ये। ऐसे हैं, उनसे बोलेंगे भी नहीं एक शब्द, और बस हर समय मेरे पीछे ही पड़े रहते हैं। भैया को चाय दे दो, भैया को ये बोल दो, भैया को खाने के लिए बोल दो, भैया को नाश्ता बना कर दे दो, भैया को दूध दे दो। मैं कोई भैया के लिए थोड़ी ना आई हूँ इस घर में, भैया की नौकरानी हूँ क्या मैं? आप ही बताइए। बस हो गया बेटा तेरा काम, तू अपने जेठ की देखभाल करने में अपना जीवन ऐसे ही गुजार देगी। चलो तेरे सास ससुर रहते और उनकी सेवा करती तो समझ में भी आता है। अब जेठ की सेवा कौन करता है भला? खुद बिना शादी किए पूरे ऐसो आराम से रह रही हैं। शादी कर कर अपनी पत्नी को ले आता तो कम से कम तेरे सर का बोझा तो कम हो जाता। हाँ हाँ मम्मी, वही तो समझ में नहीं आ रहा है मुझे कि कैसे इन सब चीजों से छुटकारा पाऊं। बस मैं तो 15 दिन में ही परेशान हो गई हूँ इनसे। अरे बेटा कुसुम, एक गिलास पानी तो ला कर दो, और पानी में थोड़ा ग्लूकोज भी डालकर देना। थोड़ी घबराहट हो रही है मुझे। जी भैया देती हूँ। ठीक है मम्मी, फोन रखती हूँ मैं। कैसे हमारी शादी के 4 महीने गुजर गए पता ही नहीं चला गौरव। हाँ कुसुम, पता ही नहीं चला कैसे 4 महीने गुजर गए। बड़े भैया को खाना दे दिया तुमने? हाँ दे दिया है, और काम ही क्या बचा है मेरे पास अब। क्या मतलब है तुम्हारा? कहना क्या चाहती हो? देखो गौरव, मैं जानती हूँ कि ये बात सुनकर तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मैं तुम्हें फिर भी बताना चाहती हूँ। अब तुम मेरी बात से सहमत हो या ना हो, मुझे ऐसा लगता है अब जेठ जी को उनके जीवन साथी की जरूरत महसूस होने लगी है। ऐसा क्यों बोल रही हो तुम? क्या हुआ? गौरव, अब तुम्हें शायद अपने भाई की हरकतों पर विश्वास ना हो, लेकिन मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ जो बहुत ज्यादा जरूरी है। कहना क्या चाहती हो तुम? खुलकर कहो। गौरव, मैंने एक नहीं कई बार नोटिस किया है कि जेठ जी मुझे तिरछी तिरछी नजरों से देखते हैं। उनका देखने का नजरिया मुझे ठीक नहीं लगता है। ऐसा लगता है वो छुप छुप कर मेरे ऊपर नजर रखते हैं। बकवास बंद करो। क्या बकवास बंद करो गौरव? मैं जो बोल रही हूँ सच बोल रही हूँ। क्या तुम्हें अपनी पत्नी के ऊपर इतना भरोसा नहीं है? किसी दिन कोई अनहोनी हो जाएगी तब देखना फिर। तुम्हारी सोच मेरे भाई के प्रति इतनी घटिया हो सकती है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। स्वयं भगवान आकर भी मुझसे ये बात बोलेगा ना तो भी भरोसा नहीं करूंगा। मेरे भाई मेरे लिए मेरे माता पिता मेरे भगवान के समान हैं। तुम भले अपने भाई को भगवान मानो, लेकिन तुम्हारे भाई की हरकतें भगवान वाली नहीं है। अरे एक नंबर का राक्षस है, राक्षस तुम्हारा भाई। किसी दिन सबूत के साथ तुम्हारे सामने आऊंगी तब तुम मेरी बात का यकीन करोगे। मैं तो कहती हूँ निकाल दो अपने बड़े भैया को घर से बाहर कर दो उन्हें, जाएंगे जहाँ लगेगा। खबरदार कुसुम, यदि तुमने आज के बाद अपनी जुबान से ऐसा बोला तो ये सारा कुछ बड़े भैया का है। भैया ने मेहनत करके ये सब कुछ बनाया है। तुम क्या सोच रही हो ये सब कुछ मेरी कमाई का है? अरे मैं तो कुछ भी नहीं करता था, मुझे तो मेरे बड़े भैया ने लगाया है नौकरी में। उनकी ही बदौलत आज मैं यहाँ तक खड़ा हूँ। हाँ हाँ, इसी बात का तो तुम्हारे बड़े भैया फायदा उठाना चाहते हैं। तुम्हें अपने एहसानों के तले दबाना चाहते हैं वो। अपनी बकवास बंद कर लो। यदि एक और बकवास तुमने अपने जुबान से निकाली ना मेरे भाई के प्रति तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। इतनी बात समझ लेना।
मेरे लिए मेरे भाई से बढ़कर कोई नहीं है दुनिया में। तुम 100 सबूत ले आओ, मुझे कोई मतलब नहीं है इन सबूतों से। स्वयं भगवान भी आकर मुझे दिखाएगा या बताएगा ना कि मेरे भैया गलत है या मेरे भैया ने कुछ गलत किया है, तो भी मैं यकीन नहीं करूंगा। जो भाई मेरे लिए अपना सारा जीवन निछावर कर सकता है, वो भाई कभी गलत नहीं हो सकता। आज तो मुझे तुमसे शादी करने पर पछतावा हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि क्यों तुमसे शादी कर ली मैंने अपना जीवन बर्बाद कर लिया। ऐसा लग रहा है एक इतनी घटिया सोच की लड़की से मैंने शादी करके अपना जीवन बर्बाद कर लिया। ऐसे बात नहीं बनेगी लगता है। ये तो उल्टा मुझ पर गुस्सा होकर चला गया। इतनी चीज तो समझ गई हूँ मैं कि ये किसी भी सबूत को नहीं मानेगा, चाहे मैं कितने ही झूठे सबूत ले आऊं। आज तो ये बात समझ गई हूँ मैं कि यदि मैंने बड़े भैया के खिलाफ एक शब्द भी बोला तो ये मुझे तलाक दे देगा। ये मुझे छोड़ सकता है लेकिन अपने बड़े भाई को नहीं छोड़ सकता। ये बात तो तय है। कौन अपना इतना बड़ा घर छोड़कर जाएगा जबरदस्ती। मैं भी पागल ही हूँ। सोच समझकर तो कोई बात करना था, बिना सोचे समझे ही कोई भी बात कर डाला मैंने। कहीं ऐसा ना हो कि गौरव मुझे गुस्से में सच में घर से निकाल दे या तलाक दे दे, तो मेरा क्या होगा। हे भगवान, माँ से फोन करके सारी बात बताती हूँ। माँ ही मुझे कुछ सलाह मशवरा देगी। हेलो मम्मी, मुझसे एक बहुत बड़ा स्यापा हो गया है। क्या बात है बेटा, क्या हुआ, बता मुझे। कुसुम सारी बात अपनी माँ को बताती है। जो जो उसने अपने जेठ के प्रति बोला था वो सारी बात बताती है। अरे बेटा, तेरी मति तो नहीं मारी गई है। तेरा दिमाग क्या घास खाने के लिए गया था। तुझे पता है ना कि गौरव अपने भाई से कितना प्यार करता है। वो अपने भाई के लिए एक शब्द भी नहीं सुनता है। जान दे देगा या तो जान ले लेगा किसी की भी अपने भाई के लिए। ऐसे अपशब्द बोलने की तेरी हिम्मत भी कैसे हुई उसके सामने। अरे मम्मी, जब तक गौरव के मन में बड़े भैया के प्रति में द्वेष भावना नहीं लाऊंगी तब तक ये प्रॉपर्टी हमारी कैसे होगी, आप ही बताइए। इस प्रॉपर्टी का तो नांग बनकर बैठा हुआ है मेरा जेठ। अरे तो और दूसरा उपाय भी तो ढूंढ सकती है। क्या तुझे वही घटिया उपाय मिला था करने के लिए। सुन, मैं 2 दिनों के बाद तेरे घर आती हूँ, फिर तुझे सारी बात समझाती हूँ। उसके बाद में तुझे सारी बात समझ में आएगी। हाँ मम्मी ठीक है, आप आइए और आप आकर मुझे सारी बात समझाइए। ठीक है, तो आप फोन रख। और हाँ, दामान बाबू को मनाने की कोशिश करना। वो तुझसे बहुत नाराज हो गए होंगे। कहीं ऐसा ना हो कि गुस्से क्रोध में तुझे तलाक ही देने बैठ जाएं। नहीं नहीं मम्मी, ऐसा नहीं हो सकता। ये मुझे तलाक नहीं दे सकते। हाँ तो फिर ये जो रायता फैलाया है ना, 2 दिनों में सारा रायता समेट ले। दामान बाबू से बोलकर माफी मांग ले। बोल दे कि मुझे जेठ जी के प्रति कुछ गलत फहमी हुई थी। ठीक है मम्मी, मैं ऐसा ही करूंगी। सच बोल रही है मम्मी। यदि इन्होंने गुस्से में सच में मुझे तलाक देने की सोच ली तो मेरा क्या होगा। नहीं नहीं, मैं इनसे माफी मांग कर ही रहूंगी। आज ऑफिस से आने के बाद इनसे माफी मांगूंगी। बोलूंगी कि मेरी मति मारी गई थी। जो मैंने जेठ जी पर ऐसा इल्जाम लगाया, मुझे माफ कर दो। आज लगता है ज्यादा ही गुस्सा है गौरव। नहीं खाना खाया है और नहीं कमरे में जाकर सो रहे हैं। रात के 10 बज गए हैं। अब इन्हें कैसे मनाऊं। बात भी नहीं हुई है मुझसे आज तो। गौरव, गौरव उठिए। गौरव, कमरे में चलकर सो जाइए। गौरव। अरे क्या हुआ कुसुम बेटा, गौरव आज यहाँ कैसे लेटा हुआ है। देखिए ना बड़े भैया, कब से उठा रही हूँ। ना ही मुझसे बात कर रहे हैं, ना ही खाना खाया है इन्होंने। पता नहीं किस बात पर इतने नाराज हैं। ये सब क्या चल रहा है गौरव। तुमने खाना नहीं खाया है बहू बता रही है, और यहाँ क्यों लेटे हुए हो। जाओ जाकर खाना खाओ बेटा और अपने कमरे में जाकर लेटो। जाओ बहू, जाकर गौरव के लिए खाना लेकर आओ। हम सामने से खाना खिलाते हैं इसे। क्या बात है गौरव, तुम दोनों के बीच में झगड़ा हुआ है क्या। जी भैया, बस ऐसा ही सोच लीजिए। देखो बेटा, पति पत्नी के बीच में थोड़ी बहुत नोकझोंक चलती ही रहती है। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम बेचारी के साथ ऐसा बर्ताव करोगे। वो तुम्हारी पत्नी है, हो गया होगा, तुमसे भी गलती होती होगी। ऐसा थोड़ी ना करते हैं, ऐसे में रिश्ते थोड़ी ना चलते हैं। छोटी मोटी गलतियों को नजरअंदाज करो। जाओ चलो अपने कमरे में जाओ। चलो मैं भी मुंह हाथ धुलकर आता हूँ, हम दोनों ही साथ में बैठकर खाना खाएंगे आज। जी भैया। अब भैया को कौन बताए किसकी किस बात से नाराज हूं मैं, और छोटी मोटी बात नहीं है। इतने बड़े इल्जाम लगाया है इसने आपके ऊपर। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन अपने भाई के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुन सकता। गौरव प्लीज मुझे माफ कर दो। जो आज हुआ वो फिर कभी नहीं होगा। मैं ये वादा करती हूँ तुमसे। इस तरह बहुत माफी मांगने के बाद गौरव कुसुम को माफ कर देता है। धीरे धीरे करके समय गुजरने लगता है, लेकिन कुसुम के मन में अपने जेठ के प्रति बहुत ही ज्यादा नफरत पैदा हो जाती है। बस वो यही दिमाग लगाती रहती है कि किस तरह इन्हें इस घर से और अपने भाई के दिलो दिमाग से दूर किया जाए। प्रॉपर्टी के लिए वो इतनी ज्यादा पागल हो जाती है कि वो अब अपने जेठ को मारने की प्लानिंग करने लगती है। मम्मी, इतने दिनों से कोशिश कर रही हूँ लेकिन कुछ हो ही नहीं पा रहा है। ये बड़े भैया इस घर से जा ही नहीं पा रहे हैं। क्या करूं, आप ही बताइए, कुछ तो बताइए मम्मी। इस घर की मालकिन मुझे बनना है। मुझे जब तक बड़े भैया इस घर से नहीं जाएंगे तब तक इस घर में मेरा राजपाट नहीं चलेगा, क्योंकि बड़े भैया के रहते हुए
मेरा कुछ भी नहीं हो सकता इस घर में। इस प्रॉपर्टी को पाने के लिए मैं क्या क्या पापड़ बेल रही हूँ तो मैं ही जानती हूँ। पहले तो मैंने अपने पति को उनके खिलाफ भड़काने की कोशिश करी कि तुम्हारा भाई मेरे ऊपर गंदी नजर रख रहा है, लेकिन उस बात से भी कोई काम नहीं बना। फिर उसके बाद मैंने अपने जेठ को जान से मारने के लिए सबसे ऊपर वाले फ्लोर की सीढ़ियों में तेल डाल दिया कि जब वो नीचे उतरेंगे तो सीढ़ियों से उनका पैर स्लिप हो जाएगा, जिससे उनका खेल खत्म हो जाएगा। लेकिन वो भी नहीं हो पाया। उससे पहले घर के नौकर ने उस तेल को देख लिया और साफ सफाई कर दी। उसके बाद मैंने एक दिन जेठ जी को चाय में जहर मिलाकर दे दी, लेकिन इत्तेफाक से चाय में मक्खी गिर गई। वो चाय नहीं पी जेठ जी ने। पता नहीं ऐसी कौन सी दैविक शक्ति है जो मेरे जेठ को बचाए जा रही है, वरना इतने में तो कोई और होता तो भगवान को प्यारा हो जाता। माँ बेटा जवाई बाबू कहाँ गए हैं? मम्मी ये ऑफिस के सिलसिले से 2-3 दिनों के लिए बाहर गए हुए हैं, कल परसों आएंगे शायद, और इसीलिए तो मैंने आपको फोन लगाया है कि आप ही कुछ उपाय बताइए जिससे इनकी गैर मौजूदगी में कुछ हो सके। तो अभी तेरे जेठ कहाँ हैं? अरे मम्मी उनकी तबीयत खराब है, अभी तो सो रहे हैं। 3-4 दिनों से फीवर आ रहा है उन्हें। तो इससे अच्छा मौका तेरे पास कुछ नहीं हो सकता बेटा। इससे अच्छा मौका? क्या मौका मम्मी? खुलकर बोलिए, क्या कर सकती हूँ मैं? अरे पागल, तेरे पास तकिया है ना, तकिया जा खेल खत्म कर दे, चटकी पटी हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। बोल देना तेरे पति को कि अटैक वटैक आ गया होगा। हाँ माँ ये आपने सही बोला, तकिए से आज जेठ जी का काम ही खत्म कर देती हूँ मैं। कौन है? कौन है वहाँ? मम्मी मैं फोन रखती हूँ, शायद कोई आ गया है। जल्दी से जाकर आज तो जेठ जी का काम ही खत्म कर देती हूँ, क्योंकि अब यदि कुछ नहीं हो पाया तो समझ लो कि जीवन भर मैं इसी तरह जेठ जी की नौकरानी बनकर बैठी रहूंगी। बस उन्हें चाय पानी खाना, उनके कपड़े धोना, इसके अलावा कोई काम नहीं रहेगा मेरे पास। इतनी बड़ी प्रॉपर्टी की मालकिन बनने का सपना सपना ही रह जाएगा मेरा। आज तो खेल खत्म ही कर दूंगी इनका। इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई मुझसे? इस औरत को पहचानने में मैंने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी? इतने दिनों से ये औरत मेरे भाई को मारने की साजिश रच रही थी, मेरे भाई को जान से मारना चाहती थी। हे भगवान, मैंने कैसे इस औरत को पहचानने में गलती कर दी? मुझे पता कैसे नहीं चला कि ये औरत मेरे भाई को मारना चाहती है? मुझे तो उसी समय इसे तलाक दे देना था जब इसने मेरे भाई के ऊपर गलत आरोप लगाया था। अरे मैं मूर्ख था जो इसकी बातों में आ गया। हे भगवान, कैसे मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई? कैसे हो गई? इस औरत को क्यों नहीं पहचान पाया मैंने? क्यों नहीं पहचान पाया? सिर्फ प्रॉपर्टी की खातिर ये मेरे भाई को मारना चाहती है, मेरे देवता जैसे भाई को। मैं इसे छोड़ूंगा नहीं मैं इसे। वो तो अच्छा हुआ कि मेरी मीटिंग कैंसिल हो गई, जिसके कारण मुझे वापस आना पड़ा। मैं तो सोचा था कि इसे जाकर सरप्राइज दूंगा, लेकिन यहाँ आकर तो पता चला कि सरप्राइज मुझे ही मिल गया, और वो भी इतना बड़ा सरप्राइज। शायद ऊपर वाले को यही मंजूर था। भगवान इस सातिर औरत की सच्चाई मेरे सामने लाना चाहते थे। वो जानते थे कि मेरे भाई कितनी अच्छी हैं, उनके साथ गलत होने वाला है, इसलिए भगवान ने शायद मुझे पहुंचा दिया यहाँ। ठहर जा लालची औरत, ये क्या करने जा रही है? भैया जी को तकिया देने जा रही थी मैं। चुप कर बेशरम औरत। अरे धोखेबाज, निर्लज्ज, तुझे शर्म नहीं आई? मेरे देवता जैसे भाई को जान से मारने की कोशिश कर रही थी तो। ये क्या बोल रहे हो तुम गौरव? दिमाग ठिकाने में तो है तुम्हारा? नहीं आपको गलतफहमी हुई है। मैं भैया को तकिया देने आई थी। क्या है, भैया को बुखार था, इसे नहीं बस। अपनी इस गंदी जुबान से मेरे भैया को भैया बोलना बंद कर दे। घटिया औरत, निर्लज्ज नीच औरत, निकल जा मेरे घर से। तू इस घर में रहने के लायक नहीं है। तेरा मेरी जिंदगी में, मेरे भाई की जिंदगी में कोई वजूद नहीं है। निकल जा, मैं बोलता हूँ निकल जा, वरना मेरा हाथ उठ जाएगा तेरे ऊपर। कहीं ऐसा ना हो कि तेरा कत्ल कर दूं आज मैं। अरे आपको कोई गलत फहमी हुई है, ऐसा मत बोलिए, ऐसा मत बोलिए। इतने बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं आप मेरे ऊपर। चुप कर। तेरी सारी बातें, जो तू अपनी माँ के साथ बातें कर रही थी, सारी बातें मैंने सुन ली है। तुझे क्या लगा कि मैं मीटिंग में गया हूँ? नहीं, मेरी मीटिंग तो कैंसिल हो गई, इसलिए मुझे आज ही वापस आना पड़ा। आपको पता नहीं है भैया, ये सातिर औरत इतने दिनों से आपको मारने की साजिश रच रही थी। नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं है। ये क्या बोल रहे हो गौरव तुम? भैया आपको पता नहीं है, ये सातिर औरत इतने दिनों से आपको मारने की कोशिश कर रही थी। शादी के 4 महीने हुए थे और ये मुझसे बोल रही थी कि आप इसके ऊपर गलत नजर रखते हैं, आपकी नजर इसके ऊपर है। क्या बात कर रहे हो गौरव? जी भैया, ये आपके ऊपर लांछन लगा रही थी, आपको बदनाम करने की कोशिश कर रही थी। ये सोच रही थी कि मेरे मन में आपके प्रति
कड़वाहट आ जाए ऐसा सुनने पर, ताकि मैं आपको इस घर से निकाल दूं और ये सारी प्रॉपर्टी इसकी हो जाए। लेकिन भैया, मैं अपने भाई को बहुत अच्छे से जानता हूँ। मेरा भाई देवता है, देवता। जब मैंने इसकी ये बात नहीं सुनी तो इसने आपको मारने की साजिश रची। इसने खुद अभी अभी अपनी माँ से बताया है। तब मैंने अपने कानों से सुना है कि इसने सीढ़ियों पर तेल डाला था, जो हमारे घर के नौकर ने साफ कर दिया था। चाय में जहर डाली थी, जिसमें मक्खी गिर गई थी, जिसको आपने पी नहीं पाया। सिर्फ और सिर्फ इस प्रॉपर्टी की खातिर इस घर की मालकिन बनना चाहती है। और आज ये आपको इस तकिए से मारने के लिए आई थी। भैया, वो तो बहुत अच्छा हुआ जो आज मेरी मीटिंग कैंसिल हो गई और मैं सुबह की फ्लाइट से ही वापस आ गया, वरना आज ना जाने क्या हो जाता। कुसुम, मैंने तुम्हें अपनी बेटी की नजरों से देखा है। कभी मैंने तुम्हारे लिए गलत नहीं सोचा है और तुम्हें अपनी बहू भी नहीं माना। मैं तो तुम्हें अपनी बेटी समझता था। तुम हंसकर एक बार तो बोल देती कि भैया ये प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दीजिए। हंसते हंसते कर देता बेटा, मैं हंसते हंसते। वैसे भी मेरे बाद है कौन इस प्रॉपर्टी का मालिक? मेरा गौरव ही है, और जो गौरव का है वो तुम्हारा है। इस प्रॉपर्टी के लिए तुमने मुझे जान से मारने की कोशिश की? मुझे? अरे जब तुम मुझे इस प्रॉपर्टी की खातिर जान से मारने की कोशिश कर सकती हो, तो कल क्या भरोसा कि मेरे भाई गौरव के साथ भी तुम ऐसा ही कुछ करो। नहीं नहीं भैया, मुझे माफ कर दीजिए भैया। मैं अंधी हो गई थी प्रॉपर्टी की खातिर। मेरी आंखों में प्रॉपर्टी की पट्टी बन गई थी। मुझे माफ कर दीजिए भैया, माफ कर दीजिए। तुम्हारा जो गुनाह है माफी के लायक नहीं है। मैं तुम्हें कतई नहीं माफ करूंगा। भैया भले ही तुम्हें माफ कर दे, लेकिन मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। मैं तुम्हें तलाक दूंगा। मैं तुम्हारे साथ रह ही नहीं सकता। नहीं नहीं गौरव, इतनी बड़ी सजा मत दो मुझे, इतनी बड़ी सजा मत दो मुझे। मैंने गलती की है, मैं मानती हूँ। तुम भी तो यही गलती कर रहे हो ना? तुमने गलती नहीं, तुमने अपराध किया है, अपराध। मैं कहता हूँ निकल जाओ मेरे घर से और मेरी नजरों के सामने से। कहाँ जाऊंगी मैं, कहाँ जाऊंगी? कहीं भी जाओ, मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मेरी नजरों के सामने से दूर हो जाओ। समय रहते कुसुम की सारी सच्चाई गौरव के सामने आ जाती है। गौरव कुसुम को अपने घर से निकाल देता है और कुछ ही दिनों में अपनी जिंदगी से भी निकाल देता है। गौरव और मनोज दोनों ही बहुत अच्छे थे। सारे रिश्तेदार उनके बारे में जानते थे। एक बहुत अच्छी लड़की जिसका पति 1 साल बाद ही खत्म हो गया था, उस लड़की का रिश्ता मनोज के लिए आता है। सारे रिश्तेदार मनोज को बहुत समझाते हैं, तो मनोज रिश्तेदारों के समझाने पर मान जाता है और शादी कर लेता है। और उसी लड़की की एक छोटी बहन थी जो बहुत अच्छी पढ़ी लिखी, समझी, समझदार और सुलझी हुई लड़की थी। उसकी शादी मनोज अपने छोटे भाई गौरव से करवा देता है। दोनों भाई अपने दाम्पत्य जीवन में बहुत खुश रहते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।